शब्दों को अगर यहीं पढ़ लिया, अच्छी तरह रट लिया तो हो जाएगा। अगले मैडम 2-4 दिन के बाद घर पढ़ोगे तो दिमाग से बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो हमने देखा था अंतःद्रव्य जालिका, तो यहीं से रिपीट करके चलूंगा इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, आवाज में भाई पालन कोशिका बताया था मैंने बताया था कोशिका है, इसकी जो बाहरी झिल्ली होती है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये टॉपिक इसका लास्ट दिन है मेरे भाई, खत्म हो जाएगा। ये सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर एक और मेरे भाई झिल्ली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। फिर मैंने बताया था इसके अंदर कुछ लिपिड्स भरा होता है मेरे भाई, इसके अंदर कुछ लिपिड्स भरा होता है, किसको बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक केंद्रक होता है सेंटर, जब इस केंद्रक के साथ इसको ऐड कर लेते हैं तो न्यूक्लियस के साथ क्या बन जाता है, प्रोटोप्लाज्म। इसके अंदर भी मेरे भाई एक लिपिड भरा होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोप्लाज्म। ये बातें क्लियर हो रखी हैं। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि केंद्रक के पास में ही एक जालीदार स्ट्रक्चर्स होती है, केंद्रक के नीचे ही एक जालीदार स्ट्रक्चर्स होती है, इसको हमने नाम दिया था मेरे भाई, इसको हमने नाम दिया था अंतःद्रव्य जालिका। ठीक है ना, जालीदार संरचना बताया था, जालीदार संरचना है। और मैंने बताया था इसमें किस का निर्माण होता है भाई, प्रोटीन प्लस लिपिड। इसमें दो चीजें बनती हैं, अंतःद्रव्य जालिका में दो चीजें बनती हैं, एक बनता है प्रोटीन, दूसरा बनता है लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स का निर्माण अंतःद्रव्य जालिका में होता है। हमने इसको दो भागों में डिवाइड किया था, एस बोला था एसईआर होता है, एक होता है आरईआर, एसईआर और आरईआर। एसईआर का मतलब मेरे भाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक बोला था मेरे भाई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना, मैंने बताया था खुरदुरी क्यों है, क्योंकि इस पे क्या उपस्थित होते हैं, राइबोसोम, इस पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं, और राइबोसोम किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। यानी कुल मिला के इस लाइन में अगर हम समझें तो मेरे भाई ये खुरदुरी इसलिए है क्योंकि इस पे राइबोसोम है, राइबोसोम के कारण किसका निर्माण होता है, प्रोटीन, और इसके राइबोसोम की अनुपस्थिति होती है, राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण मेरे भाई किसका निर्माण करता होता है यहाँ पे, लिपिड का। ये कल की क्लास में हमने लास्ट का पॉइंट ही समझाने की कोशिश की। ठीक है, आगे बढ़े बस अब हम आगे बढ़ते हैं और हम स्टार्ट करते हैं इसको। आज की हेडिंग रहेगी पहली गोल्जी का है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी यानी कि गोल्जी काय, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय है। गोल्जी काय समझिए जरा इसको, केंद्र के पास में एक जालीदार संरचना बताई, रेटिकुलम हो गया। अब रेटिकुलम के पास में ही उपस्थित होता है गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। तो क्या क्या याद रखना है, सबसे पहले इसकी खोज, गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी की खोज करता हूं, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी भाई खोज करता है, कैमिलो गोल्जी। गोल्जी काय की खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी। दूसरा पॉइंट यह है यूकेरियोटिक, यह यूकेरियोटिक कोशिका में, यह यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यह यूकेरियोटिक कोशिका में। यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक भूल तो नहीं गए हैं, यूकेरियोटिक प्रोकैरियोटिक खोज किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने। ये कहां पाया जाता है, यूकेरियोटिक
कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट बात, इसका कार्य क्या है? ये इससे पहले हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर। ईआर में किसका निर्माण होता है भाई? प्रोटीन प्लस लिपिड का। अब यहाँ पे जितना भी प्रोटीन बनेगा ये उसका ट्रांसपोर्ट करेगा एक ट्रैफिक की तरह। गोल्जी काय क्या करेगा? इस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करेगा आगे। जो आपने ट्रैफिक पुलिस होते हैं, मेरे को ट्रांसपोर्ट का काम ही देख लिया, आना जाना है ना। तो यहाँ से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जितना भी मेरे पास प्रोटीन बनेगा उसका सारा का सारा ट्रांसपोर्ट करने का काम गोल्जी काय करेगा। तो उसका कार्य क्या होता है? ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तैयार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तैयार प्रोटीन को एक शब्द आएगा, ध्यान से लिखेगा, शब्द लिखेगा वेसिकल। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा तैयार प्रोटीन को वेसिकल्स के रूप में ट्रांसपोर्ट करना अर्थात उसकी पैकेजिंग करना। तो उसका काम होता है मेरे भाई, जो पीछे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःद्रव्य जालिका ने जो प्रोटीन बनाया था ना यहाँ पे, उस प्रोटीन को आगे ट्रांसपोर्ट करेगा। किस रूप में करेगा ये याद रखना। कौन सा रूप है भाई? वेसिकल्स। सब यूज हुआ है वेसिकल्स। तो वेसिकल्स के रूप में आगे उस प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का कार्य गोल्जी बॉडी करती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और क्या काम है इसका? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा तैयार प्रोटीन को पैकेजिंग करनी, उसका ट्रांसपोर्ट करना। क्लियर होगी बात? अब जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बताई है। ये स्ट्रक्चर्स होती है, स्ट्रक्चर जरूर ध्यान में रखेंगे और बनाएंगे भी। और इसमें छोटी-छोटी हल्की स्पेयर्स में स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये इसको बोलते हैं मेरे भाई, इसको भी बोलते हैं वेसिकल। ये कहलाता है वेसिकल। ठीक है, क्या कर रहा है? इधर जितना भी मेरे भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बना था, इस प्रोटीन को इन छोटे-छोटे डब्बों में, ये डब्बे से दिख रहे हैं आपको, वेसिकल्स बनाते हैं प्रोटीन का। और मेरे भाई आगे इसको क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट या पैकेजिंग करने का काम करता है वेसिकल्स। इनको बोलते हैं, हल्की कोशिका दिखाई देती हैं, डिक्टेसोम। इनका नाम याद रखिएगा, डिक्टेसोम। इनको बोलते हैं डिक्टेसोम। इनके बीच में हल्की सी जगह दिख रही है, खाली। इनके बीच में जो जगह दिख रही है मेरे भाई, खाली जगह ये वाली, इसका भी नाम याद रखना है सिस्टर्ने। मैं फिर कह रहा हूँ, चित्र जरूर बनाइए। और चित्र बनाने के साथ साथ याद रखना है कि कौन का है, क्योंकि अब एग्जाम में मेरे को चित्र दे देता है और चित्र में देके पूछ लेता है कि बताइए ये x क्या है, इसमें y क्या है। तो ये उत्तर वेसिकल्स, ये कोशिका होती है डिक्टेसोम। नए शब्द हैं इसलिए कह रहा हूँ कि साथ के साथ ही रटते रहिए। डिक्टेसोम और फिर है मेरे भाई ये जो खाली जगह है सिस्टर्ने। क्लियर होगी बात? कितनी बात क्लियर होगी? यस सर। तो एक शब्द आया इसमें वेसिकल्स, एक शब्द आया इसमें डिक्टेसोम और एक शब्द आया इसमें सिस्टर्ने। क्या काम है इसका? कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो प्रोटीन बनाया है उसको आगे ट्रांसपोर्ट करेगा, पैकेजिंग करेगा उसकी। मेरे भाई ये जो मेरे को वेसिकल्स होता है, ध्यान से सुनेगा, ये जो वेसिकल्स होता है, वेसिकल्स इसमें पाया जाता है डाइजेस्ट एंजाइम। इसमें पाया जाता है डाइजेस्ट एंजाइम, यानी कि पाचक एंजाइम। इसमें पाया जाता है डाइजेस्ट एंजाइम, पाचक एंजाइम। अब पाचक एंजाइम का काम क्या होगा? आसपास की कोशिकाओं में जो खराब हो रही कोशिकाएं हैं, जो खराब अंग है, ऑर्गन्स है, उनको पाचित करता रहता है। समझ रहे हो? मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि मेरे भाई ये वहां पे बैठ के आसपास ये चेक करता है कि भैया क्या खराब हो रहा है, क्या नहीं खराब हो रहा है। इसके अंदर पाया जाता है डाइजेस्ट एंजाइम, यानी कि पाचक एंजाइम। अभी क्या करेगा? जो खराब पार्ट्स हैं उनको खाने का काम करेगा। लेकिन कभी-कभी क्या हो जाता है, कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि पाचक एंजाइम बहुत ज्यादा हो जाता है,
ये पाचक एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जब ये ज्यादा बढ़ जाएगा तो मेरे भाई ज्यादा खाना स्टार्ट करेगा आसपास की चीजों को, है। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पाचक एंजाइम। जब इसके अंदर ये डाइजेस्ट एंजाइम, जब इसके अंदर ये पाचक एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है मेरे भाई, तो ये क्या करता है? आसपास की कोशिकाओं को ही खाना स्टार्ट कर देता है। और जब ये कोशिकाओं को खाता है, इसी वेसिकल्स को नाम देते हैं लाइसोसोम। इसी को कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कुछ अलग नहीं है, यहीं से निकला है। कहां से निकला है? गोल्गी बॉडी से निकला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है मेरे भाई? ये गोल्गी का है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा प्राप्त प्रोटीन को वेसिकल्स के रूप में आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इस वेसिकल्स में क्या पाया जाता है? डाइजेस्ट एंजाइम, पाचक एंजाइम। जब ये पाचक एंजाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये आसपास की कोशिकाओं को खाने का काम करता है, नष्ट करने का काम करता है। इसी को बोलते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। ठीक है ना? अब ये हेडिंग लगेगी लाइसोसोम। रब कर रहा हूं, करते रब करते इसको। अगली हेडिंग है मेरे भाई लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसोसोम जहां मैंने समझ लिया कि लाइसोसोम कैसे निकला है, कैसे आया है तो मेरे भाई वेसिकल्स ही है। क्या हुआ इस वेसिकल्स में पाचक एंजाइम ज्यादा हो गया। अब जब इसके अंदर पाचक एंजाइम ज्यादा हुआ तो इसने आसपास की कोशिकाओं को खाया, जिसके कारण हम इसको नाम दिया है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज याद रखने, डी डुए खोज करता है इसके डी डुए क्या है मेरे भाई? एकल झिल्ली है। आप देख भी रहे हैं एकल झिल्ली है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, एकल झिल्ली है। इसे आत्मघाती, आवाज नहीं भाई फालतू, इसे आत्मघाती की थैली, यानी कि सुसाइड बैग ऑफ सेल, इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसे सुसाइड बैग ऑफ सेल, आत्मघाती की थैली कहते हैं। इसे एटम बॉम्ब, इसे एटम बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं। इसे आत्मघाती की थैली कहते हैं, इसे एटम बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं। इसे कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। तो 3 उपनाम मैंने लिखवाए हैं मेरे भाई। इसे ही क्या कहते हैं? आत्मघाती की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी आसपास की कोशिकाएं खराब होंगी उसको बातचीत करने का काम करेगा, उसको खत्म करने का काम करेगा। एकल झिल्ली है, खोज किसने की थी मेरे भाई? डी डुवे ने की थी। इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। इसे ही एटम बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं। इसे ही कोशिका का सफाई कर्मी कहते हैं। ये बातें क्लियर होगी? नोट कीजिए जरा। कर दे रहे हो? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजी करो भाई। नोट लाइसोसोम खोज डी डुए, एकल झिल्ली होती है, आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं, एटम बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं, कोशिका का सफाई कर्मी इसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लगाएंगे रिक्तिकाएं। अगली हेडिंग लगाएंगे रिक्तिकाएं, वॉक्यूल्स।
रिक्तिकाएं, वॉक्यूल्स, रिक्तिकाएं, वॉक्यूल्स राइट। रिक्तिकाएं खोजकर्ता लिखेंगे इसके स्पेलर लाइन, इसके खोज की थी स्पेलन 9 ने भाई। स्पेलन 9 खोज करता है, एकल झिल्ली है। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा कि कौन एकल झिल्ली है कौन दोहरी झिल्ली है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेगी। आप एकल झिल्ली है और इसकी एकल झिल्ली को याद रखना किस नाम से जानते हैं, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, इसकी एकल झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। एकल झिल्ली होती है टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोनोप्लास्ट किसमें पाया जाता है, फिर ऑप्शन दे दिए जाते हैं। नेक्स्ट अर्थ है तो मेरे भाई याद नहीं रहेंगे, दिमाग खराब होने किसने कह रहा हूं, साथ के साथ इनको रीड करते चलते रहिए। खोज किसने की थी, स्पेलन 9 ने की थी। एकल झिल्ली होती है, इस एकल झिल्ली को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, याद रखिएगा, इसके लिए ही आएगा प्रश्न। यह पादप, यह पादप व जंतु, यह पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाया जाता है। दोनों कोशिका में पाई जाती है, पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यही रहेगा, याद रखना है मेरे भाई, याद रखना। ये पादप व जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। खोज किसने की थी, स्पेलन 9 ने। एकल झिल्ली है, एकल झिल्ली है, इसकी एकल झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। और यह पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है मेरे भाई, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। इसका कार्य याद रखना है, कार्य याद रखना है। देखना, जल व खनिज का भंडारण करना, जल व खनिज का भंडारण करना, जल व खनिज का भंडारण करना। दूसरा, वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना, अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना। तो दो कार्य इसके याद रखने हैं। रिपीट कर रहा हूं, रिक्तिकाएं, ये पॉइंट याद रख लीजिएगा बिल्कुल। पादप एवं जंतु को दोनों कोशिका में पाया जाता है। खोज करता है स्पेलन 9। और मेरे भाई एकल झिल्ली है, इसको हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। एकल झिल्ली है जिसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है। कार्य याद रखना है इसका, जल एवं खनिज का भंडारण करना। और दूसरा, वेस्ट मटेरियल यानी कि अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करना। खोज स्पेलन 9, एकल झिल्ली पादप और जंतु दोनों कोशिका में पाई जाती है, जल एवं खनिज का भंडारण करती है और अपशिष्ट पदार्थों को खत्म करती है। क्लियर भाई, आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई सभी का? चलो, इंपॉर्टेंट हेडिंग है राइबोसोम। इंपॉर्टेंट हेडिंग है राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम है। खोज पैलेट, राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने भाई, राइबोसोम की खोज की थी पैलेट ने। अभी मैंने बताया था कि हमारे कौन से कोशिकांग में राइबोसोम पाए जाते हैं, पता है किसी को? किस कोशिकांग में राइबोसोम की उपस्थिति होती है भाई? अंतःद्रव्य, कौन से अंतःद्रव्य जालिका में? रक्त वालिका में। चलो जी,
समझते हैं जरा इसको। राइबोसोम याद रखना है, यह है प्रोकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक, यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। कल की क्लास में समझाया था मैंने, प्रोकैरियोटिक में 70s, यूकैरियोटिक में 80s। यह प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है, दोनों कोशिका में उपस्थित होता है, लिखवाया हुआ होता है भाई। यह प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है। इसे इसमें लिखना, इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन, इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन, इंपॉर्टेंट नोट्स भाई। इसमें आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। लिखना प्रोटीन का निर्माण, इंपॉर्टेंट चीज चलिए भाई, ये प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड, प्रोटीन का निर्माण एमिनो एसिड से होता है। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, समझिए जरा मेरे भाई इसको। राइबोसोम की खोज किसने की है? पैलेट ने। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। मैंने बता रखा है कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70s और यूकैरियोटिक में होता है 80s। ये यूनिट होती है एस, इसके वर्ड्स यूनिट बोलते हैं इसको। राइबोसोम में मेरे भाई आरएनए प्लस प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन का निर्माण दो जगह होता है, मैंने बताया था। एक तो होता है अंतःद्रव्य जालिका में, बताया था मेरे भाई। प्रोटीन का निर्माण कोशिका में दो जगह होता है, एक होता है अंतःद्रव्य जालिका में, दूसरे में कहां होता है मेरे भाई? राइबोसोम में। तो राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन दोनों बढ़ते हैं। प्रोटीन का निर्माण होता है कोशिका में पाए जाने वाले एमिनो एसिड से, मैंने लिखवाया हुआ है इस पे करके 3 से 5% एमिनो एसिड पाया जाता है मेरे भाई कोशिका में। एमिनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन इतनी ज्यादा मात्रा में होता है, किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसे प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। आरएनए प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम में होता है। राइबोसोम की खोज करता है पैलेट है। दोनों जगह पाया जाएगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेरे भाई। सबसे छोटा एक पार्टी भी लिख लीजिएगा, सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा कोशिकांग है ये। सबसे छोटा कोशिकांग होता है, सबसे छोटा कोशिकांग। सबसे छोटा सेल ऑर्गन्स होता है राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग। इसके प्रकार, इसके टाइप समझिएगा, प्रकार कल भी बताया था मेरे भाई। स्ट्रक्चर दिखा देता हूं जरा पहले कैसी होती है। ये हमेशा दो भागों में डिवाइड होके चलता है ऐसे, ठीक है। एक होता है मेरे भाई 70s राइबोसोम और एक होता है 80s राइबोसोम। 80s राइबोसोम, 70s राइबोसोम। ये यूनिट होती है। डिटेल में भी जाना है, नीट वगैरह की तैयारी कम करनी है। तो आपको याद क्या रखना है कि राइबोसोम दो प्रकार का होता है, एक होता है 70s, एक होता है 80s। 70s पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, 80s होता है यूकैरियोटिक में भाई। 70s का रेशियो याद रखना है क्या होता है? 50-30 और 80 का याद रखना है 60-40। इसका रेशियो याद रखना है 70s का 50-30, 80s का याद रखना है 60-40 का रेशियो होता है मेरे भाई, 60-40 का होता है। और इसमें पाया जाता है mRNA। ये जो लाइन देख रही है, जो उसको सेपरेट कर रही है, ये होता है आरएनए की, mRNA। ये आरएनए 3 प्रकार का होता है बॉडी में। डीएनए पूरा हमारा टॉपिक्स है, वही बताऊंगा मेरे भाई। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है RNA।
तो 3 प्रकार का आरएनए बॉडी में पाया जाता है। राइबोसोम में कौन सा होता है? एमआरएनए। एमआरएनए, एम से मतलब है मैसेंजर, एम से मतलब है मैसेंजर, एम से मतलब हो जाएगा मैसेंजर, टी से मतलब होता है ट्रांसपोर्ट, टी से मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, और आर से मतलब होता है राइबोसोम, राइबोसोम आरएनए, राइबोसोम आरएनए। एम से मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टी से मतलब होता है ट्रांसपोर्ट आरएनए, आर से मतलब होता है राइबोसोम आरएनए। मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। पैलेट हिल्स की खोज की थी, सबसे छोटा कोशिकांग है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक्स में क्या होता है? 70S, यूकैरियोटिक में क्या होता है? 80S। इसमें आरएनए प्रोटीन दोनों बनता है, आरएनए प्रोटीन दोनों बनता है। तो राइबोसोम में कौन सा आरएनए होता है? एमटीआर। कौन सा होता है मेरे भाई? एमआरएनए। राइबोसोम में कौन सा आरएनए पाया जाता है? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? एमिनो एसिड से होता है। इसे क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, 70S और 80S। 70S का रेशियो याद रखना 50-30, 80S का कितना होता है? 60 और 40। और कौन सा आरएनए पाया जाता है मेरे भाई? एमआरएनए। क्लियर? खत्म। ये हो गया आपका राइबोसोम। यहां तक बताइए, किसी को डाउट है तो भी रब कर दें। चलो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट की हेडिंग बन जाती है लवक। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन, प्रश्न करेंगे। लवक भाई, प्लास्टिड, प्लास्टिक मत लिखिएगा, प्लास्टिड है भाई। लवक इंपॉर्टेंट है, खूब आता है। प्लास्टिड यानी कि लवक। खोज याद रखनी है, हैकेल। और नाम किसने दिया था याद रखना है? सिम्पसन, सिम्पसन। खोज याद रखनी है हैकेल, और मेरे में नाम दिया था सिम्पसन ने। जैसे कि मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ाया था कि नाम किसने दिया था? पेंडा ने। और खोज किसने की थी? ऑल्टमैन ने। कुछ नहीं याद करते घर जाके। खोज की थी मेरे भाई हैकेल ने, नाम दिया है सिम्पसन ने। ठीक है, सिम्पसन ने। यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरा, दूसरा याद रखना है प्लांट्स, पादप, पादप में पाया जाता है, में पाया जाता है। यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। और मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट यूग्लिन, यूग्लिन एक प्रोटोजोआ है, बताया था भाई। यूग्लिन में पाया जाता है, में पाया जाता है, में पाया जाता है। तो तीनों बातें याद रखनी है। कौन सी कोशिका में पाया जाता है? यूकेरियोटिक्स। पादपों में पाया जाता है, और कहां पाया जाता है? यूग्लिन प्रोटोजोआ में पाया जाता है मेरे भाई। यूग्लिन प्रोटोजोआ में पाया जाता है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है यूग्लिन की। ये यूग्लिन है। यूग्लिन क्या है? प्रोटोजोआ। ध्यान से सुनिएगा जरा। ये जो इसकी पूंछ से निकली हुई है, इसको बोलते हैं फ्लैजेला, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। ठीक है, और इसमें उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट अंदर।
अब जरा ध्यान से सुनेगा। क्लोरोप्लास्ट यह एक यूग्लिन, एक प्रोटोजोआ। ये जो यूग्लिन होता है मेरे भाई, इसके अंदर उपस्थित होता है क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे। अब ये क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादपों में। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? सिर्फ पादपों में। तो इसके क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होने के कारण ये पादपों की विशेषता भी दर्शाता है। फिर इसकी जो पूंछ होती है मेरे भाई, ये हिलने डुलने का काम करती है, हिलने डुलने का काम करती है, इसको हिलाती है, ठीक है ना। इसके कारण इसके अंदर विशेषता पाई जाती है जंतु की। इसके कारण इसके अंदर विशेषता पाई जाती है जंतु की। मतलब आपको याद ये रखना है कि यूग्लिन एकमात्र मेरे भाई जीव ऐसा है जो कि पादप और जंतु दोनों की विशेषता रखता है। इसीलिए इसे मेरे भाई पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। याद रखना है मेरे भाई, पादप व जंतु के बीच में कौन खड़ा है? यूग्लिन। पादप व जंतु के बीच की कड़ी कौन है? यूग्लिन, प्रोटोजोआ। क्लोरोप्लास्ट के कारण पादपों की विशेषता रखता है। और फ्लैजेला, ये जो पूंछ से निकल रही है, इसकी पूंछ से निकल रही है, फ्लैजेला के कारण जंतु की विशेषता रखता है। तो पादप व जंतु के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? यूग्लिन को। याद रहेगी बात। कहाँ पाया जाता है लवक? यूकेरियोटिक कोशिका में, पादपों में, और मेरे भाई यूग्लिन यानी कि प्रोटोजोआ में। ठीक है, 3 नाम याद रखते हैं। बढ़े आगे। और यूग्लिन को पादप व जंतु के बीच की कड़ी कहते हैं। तो अभी हमने क्या देखा? लवक, पोजिशनल, हैकल, फिक्सर कहाँ पाया जाता है। अब हेडिंग डाल दीजिएगा लवक के प्रकार। अब कर दे भाई। लवक के प्रकार। तो लवक 3 प्रकार का है। नंबर एक हरित लवक। नंबर 1 हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। नंबर 1 हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखेगा भाई, हरित लवक। नंबर 2 वर्णी लवक। नंबर 2 वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। नंबर 3 आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। इसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट भाई। यहां तक बताइए जरा, कंफ्यूजन है तो नाम में कुछ। हरित लवक, वर्णी लवक, आवर्णी लवक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 प्रकार का मेरे भाई हरित लवक होता है। 3 प्रकार का हरित लवक होता है। देखिए जरा, सुनिएगा जरा ध्यान से। हरित लवक में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। सिर्फ उतना ही बता रहा हूं जितना एग्जाम में आ सकता है। क्लोरोफिल के कारण इसका रंग हरा होता है। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट ज़ैंथोफिला के कारण इसका रंग रंगीन होता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? हरा। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? रंगीन। किसके कारण? ज़ैंथोफिला के कारण। इसमें याद रखना यह
यह ट्रांसपेरेंट होता है, यह ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है यानी कि पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी होता है, यह ऑयल, ऑयल एंड लिपिड, ऑयल एंड लिपिड, यह ऑयल व लिपिड का भंडारण करता है, का भंडारण करता है, यह ऑयल एवं लिपिड का भंडारण करता है। जरा ध्यान से सुनिए बात को। लवक 3 प्रकार का होता है, लवक 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल के कारण इसका रंग कैसा होता है? हरा। इसमें क्या होता है मेरे भाई? क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिला, ज़ैंथोफिला के कारण क्या होता है इसका रंग? रंगीन होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है मेरे भाई ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है और ये ऑयल एवं लिपिड का स्टोर करता है यानी कि इसका भंडारण करता है। इसका काम होता है ऑयल लिपिड को स्टोर करना। ट्रांसपेरेंट होता है, अगर इसका रंग पूछना चाहते हो तो इसके कारण इसका रंग होता है मेरे भाई सफेद, ठीक है? हरा, रंगीन, सफेद। ये होता है हरा, किसके कारण है हरा? क्लोरोफिल के कारण। ये रंगीन किसके कारण है? ज़ैंथोफिला के कारण। ये सफेद है, पारदर्शी है मेरे भाई, ट्रांसपेरेंट। याद रहेगी बात? ठीक है। ये देखिए जरा, एक हमने फूल बना लिया, ये पता नहीं किसका फूल है, ये बना लिया, ठीक है? तो ये फूल है, अब इसकी जो पत्तियां हैं वो कैसी होंगी? हरी। अभी हरी है तो इसमें कौन सा लवक है मेरे भाई? पत्तियों में कौन सा हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा लवक हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। अब ये फूल जो होता है वो अलग अलग रंग का होता है, रंगीन होता है। तो जो फूल का जो कलर है, जो फूल है मेरे भाई, फूल में कौन सा होता है मेरे भाई? इसमें हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट, इसमें हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। तो फूल में क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। और जो पत्तियां हैं उसमें क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। तो जितने भी पत्तियां वगैरह होती है उसमें होता है मेरे भाई क्लोरोप्लास्ट। जितना फूल वगैरह है रंगीन, जिसके कारण रंग आ रहा है मेरे भाई, हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्लियर बात? आम है, आम, कच्चा आम। तो जो कच्चा आम होगा वो कैसा होता है मेरे भाई? हरा होगा, इसके कारण क्लोरोप्लास्ट है। पक गया भाई, पका आम कैसा होता है? पीला हो गया, रंगीन हो गया, किसके कारण? तो कच्चे आम में क्या होगा मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और मेरे भाई पके आम में क्या हो जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। इसमें हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अब बताइए किसी को डाउट है? लवक कितने प्रकार के भाई? 3 प्रकार के। हरित लवक, वर्णी लवक, आवर्णी लवक। हरित लवक में क्या होगा? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण रंग हरा। वर्णी लवक में क्या होगा? ज़ैंथोफिला, 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 इसके कारण इसका रंग कैसा होगा? रंगीन। आवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ये क्या करता है? ऑयल एंड लिपिड्स को भंडारण का कार्य करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक नोट लिख लीजिएगा, नोट लिखिए जरा। प्रोटीनोप्लास्ट लिखिएगा, प्रोटीनोप्लास्ट। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन को, इस प्रोटीन का भंडारण करता है। प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करता है तथा एमाइनोप्लास्ट, एमाइनोप्लास्ट शर्करा, शर्करा, शर्करा का भंडारण करता है। हो गया भाई? प्रोटीनोप्लास्ट प्रोटीन का भंडारण करता है, अमाइनोप्लास्ट शर्करा का भंडारण करता है।
हेडिंग लगा लेंगे क्लोरोप्लाज्म। क्लोरोप्लाज्म हेडिंग डाल लीजिएगा क्लोरोप्लाज्म। सबसे पहले दिख रही होगी दोहरी झिल्ली है, डबल झिल्ली आ गई क्लोरोप्लाज्म, तो दोहरी झिल्ली है। ठीक है भाई, जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। ये जो बीच में मेरे भाई जितनी भी खाली जगह दिख रही है आपको, इसकी क्लोरोप्लाज्म की जो खाली जगह दिख रही है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है भाई। और ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है मेरे भाई, गोल 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 गोल, इसकी छोटी सी एक स्ट्रक्चर एक पार्ट को बोलते हैं ग्रेना। और ये पूरी स्ट्रक्चर कहलाती है थाइलाकाइड। इसकी जो खाली जगह है क्लोरोप्लाज्म की, वो क्या है, स्ट्रोमा। और ये छोटी सी संरचना जो गोलाकार, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। और ये पूरी स्ट्रक्चर्स क्या है मेरे भाई, थाइलाकाइड। तो नाम याद रखना है, स्ट्रोमा, ग्रेना और थाइलाकाइड। और दोहरी झिल्ली है, दोहरी झिल्ली है, ये याद रखना है। क्लियर हो गया? ये क्या मेरे में खाली जगह स्ट्रोमा, और ये छोटा सा पार्ट क्या है, ग्रेना। और ये पूरी स्ट्रक्चर्स क्या है, थाइलाकाइड। टॉपिक खत्म। एक छोटा सा नोट आएगा, हेडिंग डालिएगा कोशिका। हेडिंग डालिएगा कोशिका, सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गेनल, कोशिका, एक साइड लिखेगा मेम्ब्रेन बाउंड, या जिनमें झिल्ली होती है, जिनमें झिल्ली होती है। एक होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, जिनमें झिल्ली नहीं होती, जिनमें झिल्ली नहीं होती। कोशिका यानी कि सेल ऑर्गेनल्स। तो मैंने एक साइड लिखा जिनमें झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन बाउंड। दूसरा लिखना मेरे भाई नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि जिनमें झिल्ली नहीं होती। तो इसमें तो याद रखना है मेरे भाई, एक राइबोसोम, जितना भी हमने पढ़ा है, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती। ठीक है भाई, राइबोसोम में याद रखना है झिल्ली नहीं होती। और जिनमें झिल्ली होती है, तो झिल्ली भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एकल झिल्ली वाले कोशिका, और एक होती है दोहरी झिल्ली। एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले, एकल झिल्ली वाले और दोहरी झिल्ली वाले। तो सबसे पहले हमने देखा कोशिका जिनमें झिल्ली होती है, जिनमें झिल्ली नहीं होती। राइबोसोम में जिनमें झिल्ली नहीं होती। दोहरी झिल्ली में लिखेगा तीनों इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली, केंद्रक दोहरी झिल्ली, लवक प्लास्टिड। तो तीन में मेरे भाई याद रखना है दोहरी झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक तीनों में दोहरी झिल्ली होती है। इसके अलावा जितने भी हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, उन सब में क्या होती है, एकल झिल्ली। तीन में याद रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया,
केंद्रक और लवक में दोहरी झिल्ली होती है। इसके अलावा जितने भी पढ़े हमने क्या क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा, हमने पढ़ा गोल्जी काय, हमने पढ़ा गोल्जी काय, लाइसोसोम, लाइसोसोम, हमने पढ़ा मेरे भाई रिक्तिका, रिक्तिका। तो इसमें सब में होता है एकल झिल्ली, रिक्तिका। रिक्तिकाएं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिकाएं में क्या होता है? एकल झिल्ली। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर अंतःद्रव्य जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रिक्तिका, इसमें तो होती है एकल झिल्ली। और मेरे भाई दोहरी झिल्ली वाले याद रखने हैं तीन, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। और जिसमें झिल्ली नहीं होती राइबोसोम, जिसमें झिल्ली नहीं होती राइबोसोम। जिसमें झिल्ली होती है दो प्रकार की झिल्ली होती है, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली। तो दोहरी झिल्ली में याद रखना है माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। एकल झिल्ली में याद रखना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय, लाइसोसोम, रिक्तिका। 1% जरूर बनता है मेरे भाई, इसमें एकल झिल्ली है, इसमें दोहरी झिल्ली है, इसमें झिल्ली नहीं है, इसमें झिल्ली है। ठीक है जरा, अब प्रीवियस पेपर स्टार्ट करता हूं मैंने चैप्टर कर दिया बिल्कुल आपका खत्म। दूसरी तो क्लास थी ना, ये काम कम से कम 1 हफ्ते का था। आइए जरा इसके क्वेश्चन लगाएंगे फटाफट। देखिए जरा प्रश्न, कोशिकाओं में पहला प्रश्न, कोशिकाओं में किसमें प्रकाश अवशोषित वर्णक होता है? किसमें प्रकाश अवशोषित वर्णक होता है? किसमें प्रकाश अवशोषित वर्णक होता है? ऑप्शन लिखिएगा। पहला ऑप्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला ऑप्शन लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा ऑप्शन लिखिएगा केंद्रक, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा क्लोरोप्लास्ट और चौथा ऑप्शन लिखेगा क्रोमोप्लास्ट। तो हमें पूछा गया है प्रकाश अवशोषित वर्णक, यानी कि फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश अवशोषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किससे होती है मेरे भाई? क्लोरोफिल से है। और क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है मेरे भाई? क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश अवशोषित वर्णक किसमें होगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट पर्सन, सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है? सेल की ऊर्जा मुद्रा क्या है? ऊर्जा मुद्रा क्या है? ऑप्शन लिखिएगा एडीपी, NADP, ADP, NADP, ATP और FADP। ऑप्शन लिखेगा सेल की ऊर्जा मुद्रा है, सेल की ऊर्जा मुद्रा है ATP, NADP और मेरे भाई ATP और FADP। चार ऑप्शन लिखिए जरा, बताइए जरा। ATP फुल फॉर्म बताएगा कोई? 9%। वह अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में
वह अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, वह अंग जो केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ऑप्शन लिखिएगा जरा। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लवक। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लवक सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अभी लिखवा था मेरे भाई, नोट्स बनवा के मैंने स्पेशल। पादप कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केवल लवक। लवक मेरे भाई। अरे हरित लवक क्लोरोफिल मेरे भाई जंतु में थोड़े होगा है। जंतु में हरा रंग भी होता है। जंतु में हरा रंग कहां से आ गया? तो मेरे भाई ये जो लवक होता है, लवक केवल कहां पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। लिखवा मैंने स्पेशल नोट में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, जिन जीवों में अपने आनुवांशिक सामग्री होती है, जिन जीवों में अपने आनुवांशिक सामग्री होती है। ऑप्शन लिखेंगे पहला। ये सारा प्रीवियस पेपर है, ध्यान से लिखेगा भाई, सब नोट कीजिए इसको। पहला ऑप्शन लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका। पहला ऑप्शन में लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका। दूसरे ऑप्शन में लिखेगा प्लास्टिड। दूसरा ऑप्शन में लिखेगा प्लास्टिड गोल्जी। नेक्स्ट ऑप्शन लिखेगा माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। और चौथा ऑप्शन लिखेगा राइबोसोम न्यूक्लियस। चार ऑप्शन है। इसमें आनुवांशिक सामग्री होती है माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका, प्लास्टिड गोल्जिकाए, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, राइबोसोम न्यूक्लियस। है कोई जो बता सकता है मेरे भाई, जिसने घर जाके पढ़ा हो? अब सबसे पहले तो ये पढ़ना चाहिए मेरे भाई, आनुवांशिक सामग्री है क्या है? आनुवांशिक सामग्री का मतलब क्या मेरे भाई? डीएनए मेरे भाई। डीएनए देखो जरा, ये छोटी स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये छोटे जो स्ट्रक्चर्स है, इनको बोलते हैं जीन। इनको बोलते हैं जीन भाई। और ये जो जीन होता है मेरे भाई, ये जो जीन होता है, ये आपस में मिलकर बना लेता है डीएनए। ये आपस में मिलकर बना लेता है डीएनए। और ये जो डीएनए होता है मेरे भाई, फिर आपस में मिलकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, इसको बोलते हैं गुणसूत्र। आगे पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो? सबसे छोटी जो यूनिट होती है आनुवांशिक, क्या कहलाती है? जीन। सबसे छोटी यूनिट होती है जीन। जीन मिलकर बनाता है डीएनए, और डीएनए मिलकर बनाता है गुणसूत्र। आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। तो आनुवांशिक का मतलब है जिसमें खुद के डीएनए होते हैं। मैंने 3 नाम स्पेशल करके लिखवाए थे जिनके पास खुद का डीएनए है। कौन कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, और मेरे भाई लवक है। ये वो है जिनके पास खुद का डीएनए होता है, जिनके पास खुद की आनुवांशिक सामग्री है। माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और लवक। माइटोकॉन्ड्रिया रिक्तिका ही नहीं, प्लास्टिड गोल्जिका ही नहीं, लाइसोसोम नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड यानी कि लवक। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और केंद्रक, ये 3 ऐसे जिनके पास खुद का डीएनए होता है भाई। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट पर्सन।
नेक्स्ट प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न लिखिएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट, पिगमेंट बोलते हैं वर्णक को, पिगमेंट है। प्रकाश संश्लेषण वर्णक है। ऑप्शन लिखिएगा क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन लिखिएगा क्रोनोफिल, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा जैंथेफिल, नन ऑफ दिस। प्रकाश संश्लेषण वर्णक पिगमेंट। प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी कि पिगमेंट कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होता है? और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट पर्सन, कोशिका, वह कोशिका, नेक्स्ट पर्सन लिखेगा वह कोशिका जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ, जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ, सामने से शब्द लिखेगा वह कोशिका जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ सिस्टर्न, जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ सिस्टर्न पाया जाता है। वह कोशिका जिसमें चपटी झिल्ली से घिरा हुआ, चपटी झिल्ली से घिरा हुआ सिस्टर्न पाया जाता है। ऑप्शन लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय, केंद्रक, इनमें से कोई नहीं। सिस्टर्न की उपस्थिति, सिस्टर्न पाया जाता है किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? क्रिस्टे। याद है कल बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टे पाया जाता है, छोटी छोटी चीजें से बताए थे। गोल्गी काय में पाया जाता है सिस्टर्न। आज ही पढ़ाया तो भाई गोल्गी काय में पाया जाता है सिस्टर्न। याद कीजिए मेरे भाई, इस तरह से मैंने एक कोशिका बनाई थी, इनको बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं? डिप्टेसोम। ये होते हैं वेसिकल्स, ये खाली जगह क्या कहलाते हैं? सिस्टर्न। अब देखो सारा प्रीवियस पेपर है, पर्सन सारे अच्छे बन गए हैं। नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से किसमें, निम्न में से किसमें, नेक्स्ट पर्सन, निम्न में से किसमें दोहरी झिल्ली, निम्न में से किसमें दोहरी झिल्ली होगी? दोहरी झिल्ली होगी। ऑप्शन लिखिएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम, दूसरा ऑप्शन लिखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा ऑप्शन लिखिएगा नाभिक, और चौथा ऑप्शन लिखिएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोहरी झिल्ली होती है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। किसमें हो जाएगी भाई? माइटोकॉन्ड्रिया। तीन में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा केंद्रक, तीसरा लवण। नेक्स्ट पर्सन, डीएनए का एक घटक है, लिखेगा डीएनए का एक घटक है, डीएनए का एक घटक है। ऑप्शन नंबर 1 माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा ऑप्शन लिखेगा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सी लिखेगा साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, और डी लिखेगा मेरे भाई इनमें से कोई नहीं। डीएनए का एक घटक है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया भाई।
नेक्स्ट, निम्न में कौन सी सबसे छोटी, निम्न में कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है? निम्न में कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है? निम्न में कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका है? ऑप्शन लिखे, खमीर, वायरस, माइकोप्लाज्मा और जीवाणु। सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेल के नाभि के अंदर, एक सेल के नाभि के अंदर, एक सेल के नाभि के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नाभि के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट नाभि के अंदर उपस्थित तरल पदार्थ कहलाता है। साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म या क्लोरोप्लास्ट। क्या हो जाएगा आंसर? न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा ऑर्गेनल, हिंदी में लिखिएगा, कौन सा ऑर्गेनल, निम्न में कौन सा ऑर्गेनल केवल पौधों में पाया जाता है? केवल पौधों में पाया जाता है। कौन सा ऑर्गेनल केवल पौधों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल झिल्ली, सेल वॉल, रिक्तिका। कौन सा ऑर्गेनल केवल पौधों में पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल झिल्ली, सेल वॉल या रिक्तिका? फटाफट बताइए। सेल वॉल, कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पौधों में मेरे भाई, बताया था, स्पेशल करके लिखा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी कोशिकाएं लिखेगा? सेलुलर सब्सन। निम्न में कौन सी कोशिकाएं सेलुलर सब्सन के लिए जिम्मेदार है? ए ऑप्शन गोल्गी, बी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन न्यूक्लियस और डी ऑप्शन लिखेगा लाइसोसोम। आपसे प्रश्न ये किया गया है कि कौन सी कोशिका सेलुलर श्वसन के लिए उत्तरदायी है? सेलुलर श्वसन यानी कि मेरे भाई कोशिकीय श्वसन। किसमें होता है? गोल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में या लाइसोसोम में? किसमें होता है? गोल्गी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में, लाइसोसोम में मेरे भाई।
मैंने कल बताया था माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार का कोशिकीय श्वसन होता है, एरोबिक नॉन एरोबिक। एरोबिक में 36 एटीपी बना रहा था मैं, और जो नॉन एरोबिक था उसमें 2 एटीपी बन रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया मेरे भाई कोशिकीय श्वसन करते हैं, सेलुलर श्वसन। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 12 ये। और आपके ग्रुप में मैंने भाई मेरा एक शीट भी भेज रखी है कल, उसमें क्वेश्चन है, जरा चेक कीजिएगा जरा। डिफेंस में नहीं आई थी ना? एक टैग भेज रखा है, टैग इस पूरे टॉपिक का 40 क्वेश्चन ये है, 40 ये 12 मैंने करा दी, इनको तो अपने आप कीजिएगा, 12 मैंने करा दी, ठीक है भाई? फटाफट एक बार जरा इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? कौन बताएगा जरा फटाफट? प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कौन सी संरचना पाई जाएगी? प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम होता है? 70S या 80S? 70S का रेशो बताया था मैंने, 50-30, 50-30 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखना जरा, जो का तू आया है, अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? एटीपी। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, कौन सी कोशिका विषाक्त पदार्थ औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? याद नहीं रहा मेरे लिखवाना, अंतःद्रव्य जालिका होती है भाई, अंतःद्रव्य जालिका। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा, एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूछता है, क्या पाया जाता है, किसका संश्लेषण करता है? एसईआर किसका करता है? प्रोटीन का, लिपिड का? लिपिड का। एक नोट लिख लीजिए, गोल्गी का है, याद दिला देना, गोल्गी का है, आरबीसी, गोल्गी का है, आरबीसी, कोमल जीवाणु, कोमल नील हरित शैवाल,